हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नैनो अकेडमी पर। तो दोस्तों, नैनो अकेडमी YouTube चैनल पर हम पिछले 2-3 दिनों से शिक्षण अभिरुचि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने अपना जो पहला टॉपिक था जिसमें हम नेतृत्व के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। नेतृत्व के बाद में दूसरे टॉपिक के रूप में हमने संप्रेषण के बारे में चर्चा की। तो अगर आपने ये नेतृत्व और संप्रेषण वाली वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पीछे गैलरी में जाकर YouTube चैनल पर आप ये दोनों वीडियो देख सकते हो। और नेतृत्व और संप्रेषण से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपको 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों टॉपिकों से संबंधित, उन पर अपना वीडियो तैयार हो रहा है। प्रश्नों को इकट्ठा किया जा रहा है और जैसे ही लगभग 40-50 इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे आपके लिए ये भी वीडियो उपलब्ध करवा देंगे। उससे पहले आज हम जो अपने टॉपिक है व्यावसायिक निष्बद्धता, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि व्यावसायिक निष्बद्धता क्या होती है, किस प्रकार एक व्यक्ति को अपने व्यवसाय के प्रति निष्बद्ध होना चाहिए, उत्तरदायित्वपूर्ण अपने कार्य को करना चाहिए, किस प्रकार उसे अपने कार्य को करने में रुचि रखनी चाहिए, रुचि रखने से क्या होता है, इन सभी के बारे में हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है जो है व्यावसायिक निष्बद्धता। व्यावसायिक निष्बद्धता जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफेशनल कमिटमेंट। अब ये प्रोफेशनल कमिटमेंट क्या है? व्यावसायिक निष्बद्धता। व्यावसायिक मतलब कोई भी कार्य के प्रति अपनी निष्बद्धता, मतलब अगर आप कोई भी कार्य करो तो उसकी आप में पूर्ण रुचि से वो काम करो, उस काम को पूर्ण उत्तरदायित्व पूर्ण निर्वहन करो। मतलब व्यावसायिक निष्बद्धता का अगर सिंपल भाषा में अर्थ देखें तो यही होता है कि किसी कार्य को, कोई भी कार्य, किसी कार्य को पूर्ण निष्ठा और उत्तरदायित्वपूर्ण किसी कार्य को पूर्ण निष्ठा और उत्तरदायित्वपूर्ण करना ही क्या है? अपनी व्यावसायिक निष्बद्धता है। व्यावसायिक निष्बद्धता है। व्यावसायिक निष्बद्धता, ये अगर व्यावसायिक निष्बद्धता को अपन 2 लाइनों में समेटना चाहिए तो 2 लाइनें यही होगी कि किसी कार्य को पूर्ण निष्ठा को दूसरी भाषा में हम रुचि भी कह सकते हैं। किसी कार्य को पूर्ण रुचि से, मतलब अगर आपको कोई कार्य सौंपा जाए तो उसी कार्य को अपने ऊपर भार के रूप में ना ले, उसी कार्य में अपना इंटरेस्ट डालिए और उसी कार्य को रुचि से करिए। तो किसी कार्य को पूर्ण रुचि और उत्तरदायित्वपूर्ण, मतलब अगर आपको काम सौंपा है तो उसको पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण कैसे, कि जो भी आपको काम मिला है उसको ये समझकर करिए कि सर ने या किसी व्यक्ति ने मुझे ये काम सौंपा है, मतलब मेरे में उन्होंने कुछ गुण देखा है कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, इसलिए उन्होंने मुझे ये कार्य सौंपा है और मैं ये कार्य करूंगा। अगर कोई कहे कि भाई ये कार्य छोड़ दे, तो नहीं, उस कार्य को किसी के मना करने कर, कोई कुछ भी कहे फिर भी उस काम को करना उस कार्य में अपने उत्तरदायित्व को दर्शाता है। तो किसी कार्य को पूर्ण निष्ठा और उत्तरदायित्व पूर्ण करना ही क्या कहलाता है? व्यावसायिक निष्बद्धता या फिर प्रोफेशनल कमिटमेंट कहलाता है। अब प्रोफेशनल कमिटमेंट के अंतर्गत ये अपनी व्याख्या थी। अब प्रोफेशनल कमिटमेंट, जैसे कि आजकल एक गाना भी चल रहा है, आपने सुना होगा कि वो देखो बोले तो रखड़ी गड़ा दूं पर आ बंदड़ी नहीं बोले। अब मैं एक बार ये आपके ये टॉपिक तैयार कर रहा था व्यावसायिक निष्बद्धता वाला, ठीक है, व्यावसायिक निष्बद्धता वाला जब मैं टॉपिक तैयार कर रहा था ना, उसमें पास में ये एक रूम में बैठे व्यक्ति इंस्टा चला रहे थे, तभी ये गाना आया कि बोले तो रखड़ी गड़ा दूं पर आ बंदड़ी नहीं बोले। तभी मेरे दिमाग में ये बात गूंजी कि अरे भाई ये बंदड़ी बोल क्यों नहीं रही है, ये बंदड़ी बोल क्यों नहीं रही है। तभी पता चला कि अब भाई ये बंदड़ी है, ये तो इंस्टा और व्हाट्सएप पर बिजी है, मतलब जो भी कार्य कर रही है इंस्टा पर, व्हाट्सएप पर जो भी व्यवसाय कर रही है उसमें बिजी है, इसलिए वो बोल नहीं रही है। इसका मतलब जो वो काम कर रही है उसमें उसकी पूर्ण रुचि है, पूर्ण निष्ठा है। तो इसी प्रकार जो भी आप चीज देखो, जिस प्रकार मैंने इस चीज को इस प्रकार समझा, जैसे कि वो सॉन्ग था उसको, उसी प्रकार कोई भी आप चीज सुनो तो उसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज है उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो किसी कार्य को पूर्ण निष्ठा और उत्तरदायित्व पूर्ण करना ही क्या कहलाता है? व्यावसायिक निष्बद्धता कहलाता है। अब व्यावसायिक निष्बद्धता के
अगले चरण में देखें तो व्यावसायिक निष्पद्धता में अपन जो विस्तृत चर्चा करेंगे वो सिर्फ अध्यापक के ऊपर करेंगे। किसके बारे में? अध्यापक के ऊपर। अब अपन अध्यापक के ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप में से कई या तो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीटीटी की तैयारी कर रहे हो। तो बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करके आप लगभग बीएसटीसी करने वाले तो सीधे ही टीचर का ही एग्जाम देंगे, और जो बीएड करने वाले हैं वो भी लगभग अपना एक कदम टीचर की भर्ती की तरफ ही रखेंगे। तो उसमें आप टीचर के द्वारा आप जो टीचर बनने जा रहे हो, अध्यापक बनने जा रहे हो, तो अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति किस प्रकार निष्पद्ध होना चाहिए वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी हो, व्यवसाय कई प्रकार के हैं, लेकिन अपन को उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेना। अपन को सिर्फ बात करनी है अध्यापक के बारे में। एक अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति किस प्रकार निष्पद्ध होना चाहिए। अगर बात करें प्राचीन काल से, तो प्राचीन काल में जो अध्यापक था उसकी स्थिति काफी गरीब और असहनीय रूप में, दयनीय रूप में थी, और वो अध्यापक अपने आप को समाज का एक निम्न स्तर मानता था। समाज का निम्न स्तर मानता था अध्यापक। अगर देखो, अगर अपने आप के कोई दादाजी टीचर है तो उनको पूछना कि जिस समय उनको टीचर के लिए सिलेक्टेड किया गया था उस समय समाज में कई और भी लोग थे, उनको भी कहा गया, जैसे कि उनको कोई कोर्स किया हुआ है छोटा मोटा, तो उनको कहा गया कि आप टीचर बन जाओ। लेकिन उस समय लोग टीचर बनने के प्रति इंटरेस्टेड ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों की मान्यता थी कि जो टीचर है वो समाज की एक निम्नतर स्तर के रूप में आता है। अब आगे वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में धीरे धीरे इस स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन जितना सुधार होना चाहिए था उतना सुधार नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आजकल के जो टीचर है वो अपने व्यवसाय के प्रति, अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से निष्पद्ध नहीं है, पूरी तरह से रुचि लेकर अध्यापन कार्य नहीं करवा रहे हैं। तो इसीलिए आपके कोर्स में यह टॉपिक शामिल किया गया है कि आप अगर अध्यापक की तरफ कदम, अध्यापक की भर्ती की तरफ या अध्यापक बनने की तरफ कदम रख ही रहे हो तो आपको व्यावसायिक निष्पद्धता के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि वर्तमान और जो प्राचीन अवधारणा थी उसके तहत अध्यापक को क्या क्या सोच थी। वर्तमान में काफी सुधार हुआ है, लेकिन इतना सुधार नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। अब इसके आगे अगर हम चर्चा करें तो वर्तमान युग में ज्यादातर छात्र होते हैं वो बीएड की तरफ, किसकी तरफ? बीएड की तरफ कदम रख रहे हैं, बीएड करते हैं। बीएड करने के बाद में पूछा आप क्या करोगे? कहते हैं कि छोटी मोटी भर्तड़ी आई मैं टांग अड़ा ला। अगर आपकी सोच ही सिर्फ टांग अड़ाने की है तो आप बच्चों को क्या सिखाओगे? आपके व्यवसाय के प्रति रुचि नहीं है, आप अपना इंटरेस्ट लेकर, ये नहीं कि मैं अध्यापक बनूंगा, मैं बच्चों को पढ़ूंगा, आपको नहीं है। बस आपकी समाज की सिर्फ यही सोच है कि छोटी मोटी भर्तड़ी में टांग डाला। इसीलिए लोग क्या करते हैं, भारी मात्रा में बीएड करते हैं और फिर अध्यापक की परीक्षा देते हैं। अब इस प्रकार टांग अड़ाने के उद्देश्य से जो व्यक्ति शिक्षा विभाग में आए हैं वो बच्चों को क्या सीख देंगे आप ही बताओ। उन्हें पढ़ाने के प्रति रुचि नहीं है, व्यवसाय के प्रति वो निस्बत है ही नहीं, तो फिर बच्चों का भला कैसे होगा? तो देखो, जो बीएडधारी अध्यापक की तरफ कदम रख रहे हैं, सिर्फ या तो कहते हैं कि ये आसान जॉब है, 5-6 घंटे स्कूल जाना, घर जार मौज करनी मौज। अरे इस नौकरी को एक मौज की तरह से नहीं देखो। इस अध्यापक एक ऐसी पोस्ट है जिसके द्वारा आप एक समाज का निर्माण कर सकते हो, आप एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। समाज के मूल्य, समाज के आदर्श, उनको निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है? अध्यापक करता है। क्योंकि अध्यापक समाज के सभी लोगों से जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी गांव में कोई विद्यालय स्थापित है तो उस गांव के लगभग सभी समाज के बच्चे वो विद्यालय में आते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि विद्यालय एक लघु समाज है और उसका मुखिया कौन? अध्यापक। मतलब अध्यापक प्रत्येक बच्चे से, प्रत्येक समाज से जुड़ा हुआ है। तो जो अध्यापक होता है वो किसी समाज की संस्कृति, उसके रीति रिवाज,
उस समाज के आदर्श, इन सबको आगे ले जाने का काम करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम कौन करता है? अध्यापक करता है। अब अगर एक अध्यापक अच्छा शिक्षक बनना चाहता है तो उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, अपन इन गुणों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो भी मैं गुण लिखवाने जा रहा हूं वो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं लगभग आपको 4 मेजर गुण लिखवाऊंगा, उसके अंतर्गत 3-4 और भी छोटे छोटे गुण लिखाऊंगा। आपको इन गुणों को ध्यानपूर्वक सुनना है कि क्या ये गुण आपके अंदर है। अगर ये गुण आपके अंदर है तो ये आप एक अध्यापक बनने के लायक हो। तो चलो मैं आपको ये गुण लिखवा देता हूं। आपके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? शारीरिक, 4 भागों में बांटूंगा मैं गुणों को। शारीरिक, मानसिक, नैतिक, मोरल और अन्य गुण। अगर आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो तो आपके शिक्षक के तहत आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए, इन गुणों को मैंने 4 भागों में बांटा है और इनको फिर मैं और 3-4 भागों में डिवाइड करूंगा। तो शिक्षक बनने का जो शारीरिक गुण है उसके अंतर्गत पहले चर्चा करते हैं शारीरिक गुण की। शारीरिक गुण के अंतर्गत आपका पहला जो गुण होना चाहिए वो अच्छा स्वास्थ्य है। क्या होना चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य है। अच्छा स्वास्थ्य। अब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कब? जब आप साफ सुथरे रहोगे, आपकी वेशभूषा अच्छी रहेगी, आपका खान पान, आपका रहन सहन, ये सब अच्छे होंगे, तभी आप एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति बन सकते हो। और अगर आप स्वस्थ व्यक्ति हो ही नहीं तो फिर विद्यार्थी आपसे क्या आशा रखेंगे? अगर आप ही विद्यालय में इस प्रकार आते हो अस्वस्थ रूप से, तो फिर आपसे विद्यार्थी सीखेंगे क्या? तो आपका स्वास्थ्य होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप विद्यालय में विद्यार्थियों को उचित तौर पर पढ़ा भी नहीं सकते, उन्हें समझा भी नहीं सकते। तो आपका पहला जो शारीरिक गुण के अंतर्गत है वो आपका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। फिर दूसरा, वेशभूषा बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। वेशभूषा बालकों पर, वेशभूषा, आपकी वेशभूषा होनी चाहिए, वो एक आदर्श वेशभूषा होनी चाहिए। आदर्श कैसी? पैंट फटे हुए, ये आदर्श है ना? ये आदर्श नहीं है। आपके पास आपके लिए ऐसी वेशभूषा होनी चाहिए जो एकदम उचित, समाज के अगर कोई भी लोग देखे तो आपसे प्रभावित हो कि देखो इसकी वेशभूषा। शर्ट हमेशा इन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि पल्ले एक पल्ला इधर एक पल्ला इधर, ये तो सभी व्यक्तियों के होता है। आप समाज के आदर्श हो, अध्यापक हो, विद्यार्थी आपसे सीखते हैं, तो जैसी आपकी वेशभूषा होगी वैसे ही आपके छात्र उनका अनुसरण करेंगे। तो दूसरी जो स्वास्थ्य के अंतर्गत या शारीरिक के अंतर्गत दूसरा गुण होना चाहिए वो पहला अच्छा स्वास्थ्य है, फिर है वेशभूषा, फिर ऊर्जावान। एक अध्यापक को ऊर्जावान होना चाहिए, हमेशा ऊर्जा से ओतप्रोत। बालक को पढ़ाते समय, किसी भी अन्य गतिविधि में, विद्यालय की कोई भी गतिविधि हो, उसमें एकदम फुल परफेक्ट रूप से तैयार होकर हमेशा उसमें भाग लेना चाहिए आपको। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर प्रतियोगिता है उसको कराने में, बालकों को खिलाने में, अन्य कोई भी गतिविधि है उसमें आपको भाग लेना चाहिए। अगर आप ही हमेशा किसी भी कार्य से पीठ खींचा कर रहेंगे तो आपसे बालक यही सीखेंगे गुरुजी ला रहे हटे तो आप गुरुजी ला रहे। तो आपको हमेशा क्या होना चाहिए? ऊर्जावान होना चाहिए, आपकी वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, आपका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। और जो चौथा गुण आप में होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी भाषा। आपकी भाषा, आपकी भाषा कैसी होनी चाहिए? आपकी भाषा ऐसी शुद्ध और सरल और मीठी होनी चाहिए कि आपका विद्यार्थी सुनते ही चाहे कि ये गुरुजी दोबारा बोले। मारवाड़ी में कहावत है कि कभी मुंह बाटो नहीं काटनो। इस प्रकार के शब्द कक्षा में विद्यालय में यूज करिए
कि विद्यार्थी भी उन शब्दों को यूज करे। आप इस समाज के आदर्श के रूप में हो, जैसे शब्द आप बोलोगे विद्यार्थी आपसे यही सीखेंगे। विद्यार्थी सीखते कहां से? विद्यालय से सीखते हैं। अगर आप विद्यार्थी को विद्यालय में अगर आपने बता दिया कि 2 + 2 3 होते हैं, तो विद्यालय के बाहर अगर कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान व्यक्ति उन्हें कह दे कि नहीं भाई 2 + 2 4 होता है, तो वो नहीं मानेगा। वो कहेगा कि मेरे गुरुजी ने बताया कि 2 + 2 3 होता है, तो मैं 3 ही मानूंगा। तो इस प्रकार का आदर्श व्यक्तित्व होता है एक गुरुजी का। तो आप में क्या सभी ये गुण है? अगर आप में ये गुण है तो आप एक अध्यापक बनने के लायक हो। अच्छा स्वास्थ्य, वेशभूषा, ऊर्जावान, भाषा और आपकी आवाज, 5वां गुण होता है वो आवाज। आपकी आवाज कैसी है? जोशीली आवाज एकदम, ताकि बालक भी आपको देखकर जोश में बोलना सीखे। तो ये अपने जो एक शिक्षक होता है उसके शारीरिक गुणों के अंतर्गत ये मैंने 5 गुण आपको बताया। अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, उसकी वेशभूषा अच्छी होनी चाहिए, ऊर्जावान होना चाहिए, वो उसमें भाषा अच्छी होनी चाहिए, उसकी आवाज अच्छी होनी चाहिए, मधुर, सीधी और सरल होनी चाहिए। उदाहरण दूं मैं आपको अपने विद्यालय का, जहां पर मैं अध्ययन करवाता हूं। मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों आपको मैं एक एक पेड़ पौधा देता हूं, छोटा पेड़, जैसे कि विद्यालय में छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं, तो मैंने बच्चों को कहा आप सभी को एक एक देता हूं, आप सभी इसकी रखवाली कीजिए। अब ठीक है, जब पहली बार बच्चों को कहा, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, धीरे धीरे बच्चे पहले दिन एकदम अच्छी तरह से पौधे की सेवा की। 10 दिन हुए तो कई बच्चे तो पिछड़ गए, कई अभी तक अच्छी सेवा कर रहे हैं। महीना हुआ तो लगभग 1-2 30 बच्चों को दिए थे, जिसमें से 1-2 बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं, पौधे की निगरानी रख रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये सभी बच्चे अपने उत्तरदायित्व से हट क्यों रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि उन सभी पौधों में से एक पौधा अपना माना। मैंने बच्चों को कहा कि बच्चों ये पौधा मेरा है। अब मैं डेली हमेशा विद्यालय में जाता हूं, तो एक तो बात कि विद्यालय में जाते ही मैं पौधे में पानी डालता हूं, डेली अपने पौधे की देखभाल करता हूं। तो जब मैं पौधे की देखभाल करता हूं तो बाकी जो बच्चे हैं वो मुझे देखते हैं, वो मुझे नोटिस करते हैं कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। अब मुझे उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू जा अपने पौधे को देख। जब मैं पौधा देखता हूं तो वो सभी अपने आप अपने पौधे के पास जाते हैं, देखते हैं। तो ये क्या है? वो गुरुजी के आदर्शों की नकल तो कर रहे हैं। अगर मैं भी चलता चलता ऐसे कोई पौधा देखा, उसके ऐसे पत्तियां तोड़ रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, तो बच्चे मुझसे क्या सीखेंगे? ये सीखेंगे बच्चे, मैंने एक पत्ती तोड़ी तो बच्चे 4 तोड़ेंगे, सीधी बात है। तो ये था अपना शारीरिक के अंदर अच्छा स्वास्थ्य, वेशभूषा, ऊर्जावान, भाषा और आवाज। फिर मानसिक पक्ष कैसा होना चाहिए एक अध्यापक का? मानसिक पक्ष के अंतर्गत मानसिक पक्ष कैसा होना चाहिए? तो मानसिक पक्ष के अंतर्गत पहला जो आता है वो उसे विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। विषय वस्तु का ज्ञान। विषय वस्तु का ज्ञान। आप क्लास में जो भी सब्जेक्ट हो, किसी भी किताब का आप अध्ययन करवा रहे हो, तो आप कल जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो, आज जो आपने पढ़ाया, परसों जो पढ़ाने वाले हो, उन सभी टॉपिकों का, पूरी किताब का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपकी विषय वस्तु क्या है? आप बच्चे को क्या पढ़ाने जा रहे हो? क्या पहले खुद में देखो कि क्या मुझे वो टॉपिक आता है? अगर आपको वो आता नहीं है तो आप विद्यार्थियों को क्या सिखाओगे? तो आपको सबसे पहले क्या विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। फिर आपको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या है? पढ़ाने की विधि। आप बच्चे को किस तरह से पढ़ा रहे हो? आप एक श्रोता के रूप में हो और बच्चा एक ग्रहणकर्ता के रूप में है। श्रोता के रूप में आप जो शब्द, जो चीज, जो वस्तु उनको समझाना चाहते हो, क्या वो उनको ग्रहण कर रहे हैं?
अब वो ग्रहण कब करेंगे? जब आपके पढ़ाने की विधि अच्छी होगी, आप जो चीज बोल रहे हो उसको बोलने की विधि अच्छी होगी, आप बच्चों को जिस तरह से उनकी तरफ अपने विचारों का प्रवाह कर रहे हो उसको प्रवाह करने की आपकी विधि अच्छी होनी चाहिए। तो विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, किस प्रकार कौन सा टॉपिक किस प्रकार समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे के सामने गए अखबार की तरह किताब पढ़े और वापस आ गए, बच्चा कुछ ग्रहण नहीं करेगा। तो आपको शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक पाठ प्रत्येक टॉपिक अलग अलग विधि से पढ़ाइए, एक मनोरंजनात्मक विधि से पढ़ाइए। ऐसे नहीं बच्चों पर जोर लगाकर चल याद कर ले, अब वो बेचारा क्या याद करेगा। पहले उसे कोई विषय वस्तु समझाओ तो सही, और समझाने के लिए आपके पास एक शिक्षण विधि होनी चाहिए, उपयुक्त शिक्षण विधि होना अत्यंत आवश्यक है। अब शिक्षण विधि के बाद में आपको छात्र की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। छात्र की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। जिस प्रकार एक खेत होता है उसमें सभी पौधे समान साइज के नहीं होते, कई पौधे छोटे कई बड़े कई उनसे बड़े होते हैं। उसी प्रकार आप विद्यालय में यह आशा मत रखिए कि आने वाले सभी बच्चे एकदम होशियार होंगे, नहीं, कई उनमें होशियार होंगे, कई मीडियम लेवल के होंगे और कई अत्यंत लो लेवल के होंगे। अब यह नहीं कि हमने खूब पढ़ा है बच्चा तो कुछ नहीं सीख रहा। लेकिन छात्र की प्रकृति कैसी है, उसके सीखने का स्तर कैसा है। सभी बच्चे समान साइज के नहीं होते। आपने एक बार बताया तो ये जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे समझ जाएंगे। एक बच्चा एक बार से समझेगा, दूसरा 2 बार से समझेगा, और कई बच्चे 5-5 बार समझाने के बाद भी कठिनता से समझते हैं। तो आपको प्रत्येक छात्र की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। वो किस प्रकार विषय वस्तु को ग्रहण कर रहा है, कौन सी विधि से वो विषय वस्तु को ग्रहण कर रहा है, वो विषय वस्तु वो विधि आपके पास होनी चाहिए। तो जो तीसरा टॉपिक होगा मानसिक के अंतर्गत वो आपका होगा कि छात्र की प्रकृति का आपको क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब छात्र की प्रकृति के ज्ञान के बाद में आप में आत्मविश्वास होना चाहिए खुद में। आत्मविश्वास वह सबसे बड़ी तोप है जो एक व्यक्ति को कोई भी कार्य करवा सकती है। आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास। अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हो, दूसरा व्यक्ति कहेगा ना यूं तो काम को नहीं है, तो अगर आप वहीं पर हार गए तो आपसे वो काम कभी नहीं होगा। खुद पर विश्वास रखिए। व्यक्ति पास वाला कुछ भी बोलेगा नहीं होगा, छोड़ दो, कुत्ते भौंकते रहते हैं। खुद पर आत्मविश्वास रखो, कॉन्फिडेंस रखो और अपने कार्य पथ पर अग्रसर रहो। यही क्या है, आत्मविश्वास है। अगर आप आत्मविश्वास से अपने कार्य को, अपनी विषय वस्तु को बालकों के सामने प्रस्तुत करोगे तो बालक 101% उस विषय वस्तु को ग्रहण करेंगे। तो यह था अपना मानसिक पक्ष के अंतर्गत विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, छात्र की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए और आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर शारीरिक, मानसिक और नैतिक पक्ष। नैतिक पक्ष में सबसे बड़ा आता है, वो आता है निष्पक्षता। निष्पक्षता। आपको विद्यालय में सभी अध्यापकों के साथ में, आप एक अध्यापक हो तो आपको सभी अध्यापकों के साथ में, सभी छात्र छात्राओं के साथ में निष्पक्षता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलती करता है और वो तो आपके कोई करीबी मित्र है, उसका बेटा है, तो आप उसे ऐसा नहीं कि वो मेरे करीबी मित्र का दोस्त है, उसे छोड़ दिया, उसने गलती की, और दूसरा अगर छोटी सी गलती करता है वो मेरे शत्रु का दोस्त, तुझे मार दिया। नहीं, ये निष्पक्षता पूर्ण व्यवहार नहीं है। विद्यालय में प्रत्येक बच्चे के साथ में, प्रत्येक अध्यापक के साथ में आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार रखना चाहिए। तो ये क्या है, नैतिक पक्ष के अंतर्गत क्या है, निष्पक्षता है। अब निष्पक्षता के बाद में एक अध्यापक को हमेशा दयालुता का भाव होना चाहिए। दयालुता का भाव। ऐसा नहीं है कि किसी अध्यापक को किसी वस्तु पर गुस्सा आ गया और वो बच्चे को पीटते जा रहा है, तो आप में कहां दयालुता का गुण है? बिल्कुल नहीं है। अगर बच्चे ने गलती की है तो उसे एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ। तो जो नैतिक पक्ष के अंतर्गत दूसरा पक्ष है वो निष्पक्षता पहला, दूसरा दयालुता का भाव। फिर है, एक शिक्षक को हमेशा संवेदनशील होना चाहिए।
संवेदनशील कोई भी विषय वस्तु, कोई भी बालक उसके प्रति, कोई भी अगर किसी व्यक्ति के, किसी छात्र के कोई भी माना कि चोट लगे या उसको कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही है तो उसके प्रति संवेदनशीलता का भाव रखो, उसके प्रति अपनेपन का भाव रखो। तो ये क्या है? ये अपने कुछ नैतिक पक्ष है, निष्पक्षता, दयालुता का भाव, संवेदनशीलता का भाव। फिर अन्य पक्ष के अंतर्गत आता है, वो आता है समाज के साथ आपका संपर्क। सबसे बड़ा समाज के साथ आपका संपर्क कैसा है? विद्यालय में बच्चे जिस समाज से आते हैं उस समाज के लोगों के साथ, बच्चों के अभिभावकों के साथ आपका संपर्क कैसा है? यह सबसे बड़ी चीज है। अन्य समाज के साथ संपर्क होंगे, अगर आपकी बोलचाल भाषा अच्छी होगी तो जो समाज के बालकों के अभिभावक हैं वो आपके विद्यालय में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। वरना आपकी बोलचाल ऐसी है, आपकी भाषा ऐसी है कि समाज के सभी लोग चाहते हैं कि इस टीचर को यहां से निकालो। तो क्या आप में एक शिक्षक का गुण रह गया? नहीं, आप में शिक्षक का कोई गुण नहीं रह गया। और एक शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील होना चाहिए। अध्ययनशील मतलब अगर आप टीचर लगे तो बोलते कि वाह टांग अड़ा ली, अब क्या है किताबों से। नहीं, अगर आप बच्चों को उचित तौर से पढ़ाना चाहते हो, बच्चे आपकी विषय वस्तु को समझे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा अध्ययनशील रहो, एक छात्र की तरह रहो। हमेशा, जैसे कि इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट आता है, हमेशा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जैसे आपको आसपास के समाज की, अपने देश की, विश्व की काफी जानकारी रहे, तो हमेशा क्या होना चाहिए? एक शिक्षक को हमेशा अध्ययनशील रहना चाहिए। तो ये अपना आज का टॉपिक था, व्यावसायिक निष्पक्षता, प्रोफेशनल कॉम्बिनेंट, जिसके अंतर्गत हमें प्रोफेशनल कॉम्बिनेंट के अंतर्गत मैंने आपको समझाने की काफी कोशिश की, काफी उदाहरण भी दिए। उसके बाद में हमने अगर आप अच्छा शिक्षक होना चाहिए, आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए उनके बारे में चर्चा की, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और अन्य। इसी के साथ साथ एक और कि शिक्षक को हमेशा जो विभिन्न प्रकार की सरकार द्वारा जो कार्यशालाएं आयोजित की जाती है, विभिन्न प्रकार के कार्यशाला है, सेमिनार है, विभिन्न प्रकार के कार्यशाला है, सेमिनार है, उनमें निरंतर भाग लेना चाहिए। विभिन्न प्रकार की कार्यशाला और सेमिनार जो सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर आयोजित किए जाते हैं, उनमें आपको भाग लेना चाहिए। कार्यशालाओं से, सेमिनारों से आपको काफी अनुभव मिलता है, कई तरह की नई शिक्षण विधियों के बारे में भी उनमें जानकारी दी जाती है। तो इसी प्रकार ये अपना व्यावसायिक निष्पक्षता वाला टॉपिक था। इसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी चर्चा एक अलग सी वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने चैनल को, अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।